हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टूवर्ड दी फोर्थ सीरीज़। ये सीरीज़ हमारी पहले भी चल रही थी केवीएस की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले, और ये इसमें आज हम लोग लिटरेरी टर्म्स से स्टार्ट कर रहे हैं। लिटरेरी टर्म्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम कवर करेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं, नॉट ओनली इन यूपी टीजीटी एंड पीजीटी, बाकी यूकेपीएससी जितने आरपीएससी जितने में भी आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करे जाएंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी तो है ही, उसके अलावा भी। तो ये सीरीज़ J17 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले विलियम जो शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस भी जो है वो इसमें कवर किए गए हैं टूवर्ड दी फोर्थ सीरीज़ में। अब वो भले ही 2 महीने पुरानी सीरीज़ थी मगर ये आज फिर से जो है वो स्टार्ट करी है विद लिटरेरी टर्म्स। और इसके साथ ही अब ये हमारा यूपी टीजीटी का पेड बैच है। 14 मार्च से ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है। तो जो लोग इस बैच को लेना चाहते हैं, पहले आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना होगा इंग्लिश सूत्रा का प्ले स्टोर से। सारी फीस वगैरह की जानकारी उस पर दी हुई है, और उसके अलावा आप 7895937338 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा वीडियो बैच भी अवेलेबल है जो इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का, दोनों के फीस में अंतर है और लाइव बैच में और इसमें वीडियो बैच में, मगर एक चीज़ जो सेम है, लाइव क्लासेस के ही जो वीडियोस होते हैं, लाइव क्लासेस के ही जो क्लासेस हैं वही वीडियो के फॉर्म में जो वीडियो बैच में है। इसमें सारा कोर्स एक ही साथ है और इसमें भी नोट्स जो है, नोट्स अगर कोई ये बैच लेता है तो नोट्स उसके घर पर जो है वो कुरियर होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसके साथ ही अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो है आज लाइट में सुबह से दिक्कत है हमारे यहाँ। द लाइव्स ऑफ सेंट्स वर डिपिक्टेड इन, ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है, दैट इज द लाइव्स ऑफ सेंट्स वर डिपिक्टेड इन। तो लाइव्स ऑफ सेंट्स के बारे में पहले आपको बताऊं कि ये मिडिल एजेस में लोगों का जब चर्च में रुझान जो है वो कम होने लगा था, तो जस्ट टू क्रिएट द इंटरेस्ट अमंग मासेस, ये प्लेस जो है वो आए थे, मिस्ट्री प्लेस एंड मिरेकल प्लेस। मोरालिटी तो बाद में आए थे। तो मिस्ट्री प्लेस एंड मिस्ट्री का उस समय वो मीनिंग नहीं था जो आज है। मिस्ट्री प्लेस जो हुआ करते थे वो बाइबल की कहानियों से संबंधित हुआ करते थे, और जो मिरेकल प्लेस हुआ करते थे उसमें सेंट्स के चमत्कारों के बारे में बताया जाता था। मॉरलिटी प्लेस जब मिस्ट्री प्लेस के का मतलब एंड होने लगा, तब उसके बाद मॉरलिटी प्लेस आते हुए बाद में आए थे। तो जो मिरेकल प्लेस थे ये लाइव्स ऑफ सेंट्स के बारे में बताया करते थे। इनमें जो पार्टिसिपेट भी किया करते थे वो जो रिलेटेड टू बाद में चर्च से ही के ही में ही जो लोग थे वही इसमें पार्टिसिपेट भी किया करते थे। बाद में इनको जो साइकिल्स ऑफ ये प्लेस होने लगे थे। तो लाइव्स ऑफ सेंट्स जो दिखाई जाती थी वो कौन से प्लेस में दिखाई जाती थी? मिरेकल प्लेस में लाइव्स ऑफ सेंट्स जो है वो दिखाई जाती थी। ये प्लेस थे, मध्यकालीन युग के प्लेस थे, और ये क्यों आए थे? जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट इन रिलीजन। तो ये इसका आंसर है इसका, दैट इज मिरेकल प्लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एनाग्नोरिसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। एनाग्नोरिसिस का मतलब क्या होता है? एरिस्टोटल की एक बुक है जिसका नाम है पोएटिक्स, उसमें उन्होंने बताया कि एनाग्नोरिसिस का मतलब क्या होता है। एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है, और ये प्लॉट के लिए, कैरेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लॉट कहानी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब कैरेक्टर को ये पता चलता है, रियल चीज़ पता चलती है, रियल रिविलेशन होता है, उसको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, चाहे किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी के रियल कैरेक्टर के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में, उसको किसी घटना के बारे में जानकारी होती है, तो वो एनाग्नोरिसिस होता है। उन्होंने तो ये ट्रेजेडी में ही बताया, लेकिन एनाग्नोरिसिस जो है वो कॉमेडी में भी होता है। जैसे 12th नाइट में ये पता चलना कि भाई ये हीरोइन का लड़के के रूप से बाहर आके ये पता चलना एनाग्नोरिसिस है कि वो एक लड़की है। ये रिविलेशन, दैट इज एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस पोएटिक्स में इस तरीके से भी है। हाँ, ट्रेजेडी में ही होता है कि इसके बाद पेरिपीथिया होता है कि रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून हो जाता है। जैसे आप एडिपस को ये पता चलना कि जब ये पता चलता है कि इतना जो मिसहैपनिंग्स हैं वो क्यों हो रही हैं, जब ये उसको रिविलेशन होता है कि ही वॉज द रीजन बिहाइंड ऑल दिस। ये रिविलेशन होता है कि जोकास्टा इज हिज रियल मदर, द मैन हु ही हैड किल्ड ऑन द क्रॉस रोड्स वॉज हिज फादर,
जब उसको अपने बर्थ के बारे में पता चलता है तो ये दिस इज ऑल कॉल्ड रिविलेशन। तो ये रिविलेशन ही क्या कहलाता है, एनाग्नोसिस। और ट्रेजेडी में इसके बाद होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। तो एनाग्नोसिस जो है अरिस्टोटल को डिस्क्राइब किया गया है द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बाय द प्रोटैगनिस्ट, और उसके बाद उसका जो फॉर्च्यून होता है वो 360 डिग्री पर घूम जाता है। दैट इज द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बाय द प्रोटैगनिस्ट। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज, एरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी के एलिमेंट्स माने हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट उन्होंने जो माना है वो प्लॉट माना, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन। प्लॉट उनके हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज प्लॉट। कैरेक्टर सेकेंडरी है, प्लॉट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहानी मजबूत है तो कैरेक्टर संभाल लेगा। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज प्लॉट। तो ये है द आंसर इज प्लॉट। Which of the following movements in literature and arts had its origin in France? Surrealism, literature of the absurd, imagism। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जिस बुक में से हमने लिए हैं क्वेश्चन उसमें इसका आंसर C 2 और 3 दे रखा है, ठीक है। जबकि इसका जो आंसर होना चाहिए वो ये है कि सरियलिज्म। पहले मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे हाथ में इस समय MH एब्राम्स की बुक है और मैं आप लोगों को सरियलिज्म के बारे में बताना चाहूँगी कि सरियलिज्म जो है वो है क्या। भाई ये लिटरेरी टर्म्स के लिए सबसे ज़्यादा ये बुक जो है वो मानी जाती है। सबसे पहले सरियलिज्म जो है इसका लॉन्च हुआ था, ये सरियलिज्म वाज लॉन्च एज अ कंसर्टेड आर्टिस्टिक मूवमेंट इन फ्रांस बाय आंद्रे ब्रेतन। सरियलिज्म जो है वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, आंद्रे ब्रेतन, और उन्होंने एक लिखा था मैनिफेस्टो ऑन सरियलिज्म। और इस सरियलिज्म का जो एक एम था वो ये था सरियलिज्म का कि जितनी भी, इट वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्री क्रिएटिविटी इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजन, standard morality, social and artistic convention and norms, and all control over the artistic process by forethought and intention। तो सरियलिज्म का ये एक रिवोल्ट था अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कन्वेंशंस, हर जितने भी रेस्ट्रेंट्स लगे हुए थे फ्री थिंकिंग पे उसके अगेंस्ट था सरियलिज्म। तो सरियलिज्म वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। उसके बाद लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, ये भी फ्रांस से ही जो है वो ओरिजिनेट हुआ है कि जो एवरीथिंग इज एब्सर्ड इन यूनिवर्स एंड इफ कैरेक्टर इज ट्राइंग to find the meaning of life, character is trying to find out the meaning of life। तो लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड और सरियलिज्म यही दोनों जो हैं वो फ्रांस में ओरिजिनेट हुए। इमेजिज्म तो अमेरिका में, एजरा पाउंड माने जाते हैं उनके जो प्रोपाउंडर हैं। तो सरियलिज्म एंड लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड है, तो इसका आंसर होगा दैट इज 1 and 2। दैट इज 1 and 2। आपको की किताब में जो है ये क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है उसमें आपको इसका आंसर सी मिलेगा, मगर सी नहीं है, दैट्स 1 and 2। द टिपिकल इमेजिस्ट पोएम इज रिटन इन, इमेजिस्ट पोएम जो लिखी जाती है, इमेजिस्ट पोएम एजरा पाउंड इसके माने जाते हैं, वो किस में लिखी जाती है? छोड़ दो सारे बंधन, सारे जो जिस तरीके के रेस्ट्रेंट्स हैं वो लिखी जाती है किस में? फ्री वर्ड्स में, वर्ड्स लिब्रे या किस में? फ्री। फ्री वर्ड्स होती क्या है? फ्री वर्ड्स का मतलब होता है ना कोई मीटर ना कोई राइम स्कीम, उसे क्या कहते हैं? फ्री वर्ड्स। What is the rhyming scheme of Robert Browning's My Last Touches? रॉबर्ट ब्राउनिंग की पहले इसके ऑप्शंस देख लीजिए, एनजैम्ड ब्लैंक वर्स, एनजैम्ड राइमिंग कपलेट्स, एंड स्टॉप्ड राइमिंग कपलेट्स, एंड स्टॉप्ड ब्लैंक वर्स। तो जो ब्राउनिंग की माई लास्ट टचेस है, इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, और ये जो पोएम है 29 जो है इसके अंदर कपलेट्स हैं, और तो इसमें जो राइम स्कीम है उन्होंने ना ऐसे लिया है, ये एनजैम्ड है, यानी कि जो राइम एक से दूसरे में चलती चलती है और एक से दूसरे में आकर जो है उसका मीनिंग कंप्लीट होता है, और जो कपलेट्स है सारी जो है वो राइमिंग कपलेट्स हैं। माय लास्ट टचेस में राइमिंग कपलेट्स हैं,
ड्रामेटिक मोनोलॉग है ब्राउनिंग का, जिसमें ड्यूक ऑफ फेरेरा जो है वो अपनी डचेस के बारे में बता रहे हैं। तो इसके जो कपलेट्स हैं वो कैसे हैं, एनजैम्ड राइमिंग कपलेट्स। तो एनजैम्ड का मतलब होता है कि जब जो मीनिंग होता है वो एक से दूसरी लाइन में हॉप करता हुआ चलता है, और राइमिंग कपलेट्स का मतलब होता है कि ए बी बी सी सी इस तरीके से वो जो है उसको कपलेट्स कहा जाता है। 2 लाइन का, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, यानी कि पहले आवाज गिरेगी फिर उठेगी, और पेंटामीटर्स है यानी कि हर लाइन में 10 सिलेबल्स है। Some imagists are influenced by Japanese haiku, which was exactly haiku जो होता है वो एक 3 लाइन की पोयम होती है, जिसमें जो सिलेबल्स होते हैं वो 575 यानी कि 17 सिलेबल्स होते हैं। 575 तो 17 सिलेबल्स होते हैं। 3 लाइन की जैपनीज फॉर्म ऑफ राइटिंग है, 3 लाइन की पोयम होती है। सिलेबल्स कितने होते हैं, 17 सिलेबल्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं। अ फुट इन प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ, अब मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको कि फुट इन ये एक रिदमिकल मेजरमेंट होता है। जैसे आप इसमें ये देखिए कि आयम्बिक है, ट्रॉची है, एनापेस्टिक है, डिक्टाइलिक है। अब आप इसमें कि जहां पर एक जो सिलेबल, एक सिलेबल, एक स्ट्रेस सिलेबल, अनस्ट्रेस सिलेबल या अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, उसे रिदमिक मेजरमेंट होती है। यानी कि एक सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, दूसरा अनस्ट्रेस्ड होगा, या पहला अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा जो है वो स्ट्रेस्ड होगा। ये इसमें आवाज का उतार चढ़ाव, इसे जो है उसको कहा जाता है अ फुट इन प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ रिदमिक मेजरमेंट। जैसे आयम्बिक में होता है आवाज पहले गिरती है फिर उठती है, ट्रचिक इसका उल्टा जो होता है, आवाज उठती है फिर गिरती है। तो इसको इनको कहा जाता है, दे आर नोन एज फुट, रिदमिक मेजरमेंट। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और which of the following is not true about Spencerian stanza, a form invented by Spencer? First 8 lines are iambic pentameter, first 8 lines are iambic octameter, last line is iambic hexameter। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये जो स्टेंजा फॉर्म है 9 लाइन का स्टेंजा होता है, जो स्पेंसर ने यूज किया था अपने पोयम फेरी क्वीन में। ये जो स्टेंजा होता है इसको पहली जो 8 लाइन होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इसका मतलब होता है कि पहली 8 लाइंस में 10 सिलेबल्स होते हैं, और जो लास्ट लाइन होती है उसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। उसको जो हेक्सामीटर कहा जाता है, जिसे एलेक्जेंड्रीन भी कहते हैं। तो फर्स्ट 8 लाइन्स आर आयम्बिक पेंटामीटर, फॉर्म इन्वेंटेड बाय स्पेंसर, यहाँ तक ही ठीक है। फर्स्ट 8 लाइन्स आर आयम्बिक ऑक्टामीटर, ऑक्टामीटर इसमें नहीं होता है, तो इसीलिए इसका यही वाला पार्ट जो है वो गलत है। द लिबर्टी विच पोएट्स टेक इज, लिबर्टी विच पोएट टेक्स का मतलब होता है कि जो पोएट्स जो होते हैं अपनी इमेजिनेशन के लिए, अपनी फैंसी के लिए अगर कोई जो एक लिबर्टी लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक जस्टिस नहीं, पोएटिक जस्टिस तो थॉमस राइमर का टर्म है कि अच्छे को के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होना। पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। लाइसेंस का मतलब होता है टू हैव द लाइसेंस टू डू एनीथिंग, एंड जो पोएटिक लाइसेंस मीन्स कि टू हैव द लिबर्टी, कि किसी चीज को अपने हिसाब से चेंज करने की जो लिबर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। Which of the following critics had initiated and emphasized the need of practical criticism as the fundamental requirement of a critic? सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए कि practical criticism क्या है। practical criticism के बारे में आइए रिचर्ड्स ने एक जो प्रयोग जो है वो किया था यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब है कि अ क्रिटिक शुड फोकस ऑन द रेलेवेंस ऑफ टेक्स्ट एंड ओनली टेक्स्ट, नॉट a critic should not be concerned about the intentions of the author
or the historical reference. He or she should be concerned about only text. टेक्स्ट के बारे में ही कंसर्न होना चाहिए. राइटर की इंटेंशन क्या थी, हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है, उसके बारे में कोई भी चीज़ें उसके को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है. तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय I.A. रिचर्ड्स. Which of the following is not correct? The terza rima is a stanza of 4 lines. The Chaucerian stanza is of 7 lines. The Spenserian stanza is of 9 lines. The Ottawa rima is a stanza of 8 lines. तो एक एक करके करते हैं. टर्जा रिमा 3 लाइन का स्टेंजा होता है, लेकिन उसमें ये इसमें और टर्सेट में ये अंतर होता है कि इसमें इंटरलॉक्ड राइम स्कीम होती है, A ओड टू वेस्ट विंड जो है वो टर्जा रिमा में लिखी गई है. चौसेरियन स्टेंजा जो होता है वो 7 लाइन का स्टेंजा होता है, इसे राइम रॉयल भी कहा जाता है. स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन का स्टेंजा होता है. ओटावा रिमा जो होता है वो 8 लाइन का स्टेंजा होता है. गलती किस में है, टर्जा रिमा में. तो ये रिमा वर्ड जो आ गया वो जो है इटालियन ओरिजिन है. तो यहाँ जो टर्जा रिमा है इट इज अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स, 3 है. और अगर इंटरलॉकिंग वर्ड आता है तो 6 लाइन का बोला जाता है, लेकिन टर्जा रिमा इज अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स. तो इसका जो है यहाँ पर जो है ठीक करेंगे, ये 4 नहीं है, दैट इज 3 लाइन्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइल टू अ ट्रिवियल सब्जेक्ट रिजल्ट्स इन. आपको एक मॉक एपिक, एपिक बैलेट एंड एपिकल प्रोज. मॉक आपके इसमें देखा हाई स्टाइल. जब एक एपिक जो होता है, एपिक ग्रीक ओरिजिन है. एपिक जब लिखा जाता था तो एक हीरो के एडवेंचर्स के बारे में लिखा जाता था. हीरो जो है उसकी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होती थी वो बहुत ही एलिवेटेड स्टाइल होता था. और अब एलिवेटेड स्टाइल इज एलिवेटेड बट द सब्जेक्ट मैटर इज ट्रिवियल. तो वो उसे क्या बन गया, वो मॉक एपिक, मजाक उड़ाता हुआ हो गया. एक बहुत ही ट्रिवियल से कॉन्सेप्ट पर जब कोई एक एपिक जो है वो लिख दिया जाता है तो वो मॉक एपिक बन जाता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो अलेक्जेंडर पोप हु बिलोंग टू 18th सेंचुरी, रेप ऑफ द लॉक इसी का है. रेप ऑफ द लॉक मतलब एक बाल के गुच्छे को काटे जाने पर पूरा का पूरा एपिक जो है वो तैयार हो जाता है. उसमें जो अलेक्जेंडर पोप ने जो इमेजेस क्रिएट करी हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करी है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे ट्रोजन वॉर में के बारे में जब लिखा गया था, जैसे ओडिसियस जो है लिखा गया था, ओडिसी जो है वो लिखा गया था, तो उसी में का जो भाई वो लिखा था ट्रोजन वॉर पर है. तो होमर स्टाइल तो वही जो अडेप्ट करा जो होमर का है, लेकिन या वर्जिल का है, लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ही ट्रिवियल हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड अ मॉक एपिक. हु यूज द फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द फर्स्ट टाइम. जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ये टर्म साइकोलॉजी से आया. इसे विलियम जेम्स ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में यूज करा. अब एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर हम समझें तो मैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को भी आप लोगों को जो बताना चाहूँगी वो भी इसी बुक से जो है वो बताना चाहूँगी कि क्या जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कहते किसे. बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा. देखिए इसके बारे में मैं अपनी जो बुक है M.H. अब्राहम से ही बता रही हूँ आपको. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो ये टर्म है ये सबसे पहले विलियम जेम्स ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में यूज किया था. और इसका मीनिंग क्या है, टू डिस्क्राइब द अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस, मेमोरीज, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड. ए फ्लो ऑफ मेमोरीज, एक आप बिल्कुल जब एक कॉन्शियस अवस्था में बहुत सारे थॉट्स जो है वो एक साथ होकर गुजरना, और थॉट्स, फीलिंग्स और विचारों का एक साथ होकर गुजरना, और उसके बाद जो है ये मॉडर्न एज में नॉवेल्स में इसको मोड ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इसको बनाया गया.
और जब इंट्रोस्पेक्शन भी करना होता था तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो अपनाई जाती थी। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये साइकोलॉजिकल टर्म है। किसने यूज़ किया था? विलियम जेम्स ने। किसमें? अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में, जो थॉट्स, अ चेन ऑफ थॉट्स एंड इमेजेस एंड सीरीज ऑफ थिंग्स इन द स्टेट ऑफ वेकिंग माइंड, कि आप अपनी जागृत अवस्था में जब बहुत सारे जो विचारों की श्रृंखला जो होती है उसमें एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा विचार जो है वो जुड़ता चला जाता है, वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। मॉडर्न एज में वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नॉवेल्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को इंट्रोस्पेक्शन के लिए यूज़ किया। तो दैट द आंसर इज विलियम जेम्स। आज तो सेशन छोटा ही रहेगा, बाद में सेशन थोड़ा सा बड़ा जो है वो करूँगी। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ट्रैक्टेरियन मूवमेंट? ट्रैक्टेरियन मूवमेंट का जो दूसरा नाम है वो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ये एक मूवमेंट था और ये मूवमेंट जो है इसमें 19वीं सेंचुरी का था। इसमें जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था और इसमें जो इस मूवमेंट के बेसिकली जो प्रोपाउंडर्स थे, दे वांटेड कि जो रोमन कैथोलिक चर्च की जो फेथ है वो ही कुछ जो चीज़ें हैं वो एंग्लिकन चर्च में भी लाई जाए। तो इसीलिए इस मूवमेंट को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रैक्ट्स जो हैं वो पब्लिश हुए थे, तो ट्रैक्ट्स ऑफ द टाइम करके, तो इसीलिए इस मूवमेंट को ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहा जाता है। तो दैट इज़ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। बस आज के लिए इतना ही, छोटा सा ही आज वो कर रही हूँ। एक तो लाइट की बहुत समस्या है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और ये बंद हो जाए, तो इससे मैंने सोचा आज इसको यहीं समाप्त करते हैं और आगे और थोड़े थोड़े जो है बढ़ाते चलेंगे। छोटा सा नन्ना सा कि आप फटाफट देख भी लें और समझ भी लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। बाय बाय।